चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोगों को आज आप लोगों को आव्यूह की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग याद कीजिए कि 7 क्लास 8 क्लास में आप कुछ चीजें पढ़े थे संख्या के बारे में। जैसे मान लो कि हम दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, दो प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं और एक ले रहे हैं 2 और दूसरा ले रहे हैं हम 3। क्या ले रहे हैं? 3। तो दो प्राकृतिक संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5। तो 5 भी एक प्राकृतिक संख्या हो गया। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 के बीच एक संक्रिया किया, एक क्रिया किया, और वो क्रिया जोड़ का किया, और जोड़ने पर जो चीज आया, जो संख्या आया, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच जोड़ की संक्रिया करने पर जो संख्या आता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं, मतलब दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा? एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। तो इसको एक संक्रिया बोल सकते हैं? नहीं। उसी तरह से मान लो कि दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं और दोनों के बीच हम गुना की संक्रिया करते हैं, तो जो संख्या आएगा वो 6 होगा। तो 6 भी क्या चीज है? एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं और इसके बीच हम घटाव की संक्रिया करते हैं, एक क्रिया जिसको घटा रहे हैं, तो हम कहेंगे घटाव की संक्रिया कर रहे हैं। तो घटाव की संक्रिया करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या के बीच घटाव की संक्रिया करेंगे तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जोड़ेंगे तो हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आएगा। दो प्राकृतिक संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक प्राकृतिक संख्या की नेचुरल संख्या ही आएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। आव्यूहों पर कुछ इसी तरह की हम क्रिया करते हैं जिसे हम आव्यूह पर की संक्रिया हम बोलते हैं। याद रहेगा ना? जैसे दो संख्या पर को हमने जोड़ा तो हमने क्या कहा कि दो संख्याओं पर हमने जोड़ की संक्रिया किया, और जोड़ की संक्रिया करने पर यदि ये दोनों संख्याएं प्राकृतिक संख्या है तो जोड़ की संक्रिया करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही आएगा। तो उसी तरह का काम हम आव्यूह पर करते हैं जिसे हम आव्यूहों पर की संक्रिया बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस बोलते हैं। नहीं, तो इसमें पहला संक्रिया में आता है आव्यूहों का योग। मतलब कि दो आव्यूह को हम जोड़ते हैं तो जो आता है वो भी एक आव्यूह ही होता है। मतलब समझो कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ते हैं, जैसे ये दो संख्या हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो एक संख्या ही आ रहा है। नहीं, दो प्राकृतिक संख्या तो एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है। उसी तरह से दो आव्यूह को यदि हम जोड़ेंगे ना तो जो आएगा वो भी एक आव्यूह ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं आव्यूहों का कौन चीज? योग। कौन चीज? आव्यूहों का योग बोलते हैं। जैसे देखो हमने एग्जाम्पल में लिया है ए का आव्यूह हो गया और 2/2 ऑर्डर का हो गया। मतलब इस आव्यूह का कोटि कितना हो गया? 2/2। अच्छा, और एक बी एक आव्यूह ले लिया, ये भी 2/2 ऑर्डर का है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये हम दोनों को जोड़ दिए, दोनों को। तो जोड़ने का एक अपना रूल होता है, एक ट्रिक होता है आव्यूह में, तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों जो आव्यूह होना चाहिए ना वो समान कोटि का होना चाहिए। यदि समान कोटि का नहीं होगा तो उसे आप नहीं जोड़ सकते हो। याद रहेगा ना? दो आव्यूह को यदि आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए उसका ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है ए और बी तभी परिभाषित होगा। परिभाषित का मतलब इसको हम तभी जोड़ सकते हैं, ये तभी जुड़ सकता है जब ये समान कोटि का हो। किस कोटि का हो? समान कोटि का होगा तो ही इसे हम जोड़ सकते हैं। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि दो आव्यूह को हम कब जोड़ सकते हैं, ये कब जुड़ सकता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर ए 2/2 ऑर्डर का हमने लिया है और एक बी आव्यूह ले लेते 3/2 ऑर्डर का, तो वो नहीं जुटेगा क्योंकि ऑर्डर क्या हो जा रहा है उसका? अलग अलग हो जा रहा है। ऑर्डर क्या हो जा रहा है उसका? अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए वो नहीं जुटेगा, वो नहीं जुटेगा। तो मान लो कि ये दोनों जो है वो सेम ऑर्डर का है, इसका मतलब कि ये जुट सकता है। क्या हो सकता है? जुट सकता है। तो जुटने का तरीका क्या होगा? a + b बराबर, अब कैसे जोड़ते हैं
तो देखो ये पहला एलिमेंट हो गया A11, बताए थे ना, पहला पंक्ति का पहला अवयव। तो ये भी बी का पहला पंक्ति का पहला अवयव हो गया, तो ये A11 हो गया। कौन सी हो गया ये A11 हो गया। ये बी का A11 हो गया, तो संगत संगत में जाकर के जुट जाएगा, मतलब A11 में जाकर के जुट जाएगा। तो लिखे यहाँ पर 2 + 6। अच्छा, ये पहला पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो इसको हम बोलेंगे A12। तो बी का A12 ये वाला हो जाएगा A12। तो इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो जाएगा, तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो सवाल है कि जब इसको जोड़ेंगे तो ये, अब ये भी एक अभी होगा ना, तो ये A11 के जगह पर ये आ जाएगा और A12 के जगह पर इतना प्लस इतना आ जाएगा। उसी तरह से इस 6 का संगत कौन हो जाएगा 5, तो 6 जोड़ 5 हो जाएगा। और 3 का संगत कौन हो जाएगा 3, तो 3 जोड़ 3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 8 8 11 9 हो जाएगा। 3 और 3, हाँ यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका। इस तरह से दो अवयव को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके संगत अवयव को क्या करते हैं जोड़ते हैं। जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है याद रखिएगा, संगत अवयव। संगत का मतलब इसका A11 उसके A11 में जुटेगा, इसका A12 उसके A12 में जुटेगा, इसका A13 इसके A13 में जुटेगा। इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद जो अवयव आएगा ना वो भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। कौन सा ऑर्डर का होगा 2/2 कोटि का ही वो भी होगा। देख लो यहाँ पर 2/2 कोटि का आ गया, 2/2 कोटि का आ गया। तो आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कि दो अवयवों का अंतर भी एक अवयव होता है, दो अवयव का अंतर भी एक अवयव होता है, सेम वही प्रोसेस है नहीं। तो इसमें भी दो अवयव का अंतर के लिए दोनों अवयव को सेम कोटि का होना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक अवयव है, ये हो जाएगा 3 2 5 1। कितने ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का हो गया। एक बी अवयव ले लेते हैं, एक बी अवयव तो घटेगा तभी सेम ऑर्डर का होगा, तो ये भी हमको 2/2 ऑर्डर का ही लेना है। यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर ले लेते हैं 2, ये भी हो गया 2/2 ऑर्डर का। तो दो अवयव को घटाते हैं ना, माने घटाव की संक्रिया जिसको हम बोलेंगे, तो जो अवयव आएगा वो भी एक अवयव होगा और वो भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा, 2/2। तो यहाँ पर लिखेंगे A - B, मतलब अवयव A में से B को घटाया तो फिर संगत संगत में घटेगा, तो A11 में से A11 घटेगा, तो हो जाएगा 3 - 1। अच्छा, ये इसमें से घटेगा तो 2 - 2, फिर 5 में से 4 जाएगा 5 - 4, ये 1 - 2, 1 - 2 हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का ही होगा। तो घटा दो, अब 3 में से 1 जाएगा 2, कॉमा वगैरह मत देना बीच में। अच्छा, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में 4 जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। तो चेक कर लो, ये भी 2/2 ऑर्डर का ही हो गया। ये हो गया दो अवयवों पर घटाव की संक्रिया, घटाव की संक्रिया। नेक्स्ट हमारा अवयवों के योग का गुणधर्म, मतलब दो अवयव को जोड़ते हैं तो उसके दो नियम का पालन करता है। देखो ध्यान से यहाँ पर प्रॉपर्टीज 1, योग का क्रम विनिमय नियम। यदि A और B समान कोटि के दो अवयव है तो उसको हम A + B = B + A लिख सकते हैं, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप 7 क्लास 8 क्लास में क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ आप लोग पढ़े हुए हैं नहीं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था कि जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे 2 जोड़ 3 लिखे या 3 जोड़ 2 लिखे, क्रम बदल गया। जैसे ये फर्स्ट नंबर पर था तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ गया, ये सेकंड नंबर पर था ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, क्रम बदल गया लेकिन मान सेम ही आएगा। इसको भी जोड़ोगे
तो 5 ही आएगा, और इसको भी जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। मतलब दो संख्या हो तो जोड़ने में क्रम बदलते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, मतलब क्रम चेंज करते हैं तो मान में कोई अंतर। तो उसी तरह से आव्यूह में भी होता है। दो आव्यूह हो तो जोड़ में क्रम बदलते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं। याद रहेगा इतना। अर्थात अवयवों का योग जो होता है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर दूसरा हो जाएगा कि अवयवों का योग का साहचर्य नियम, मतलब साहचर्य एसोसिएटिव लॉ का भी ये पालन करता है। साहचर्य नियम क्या करता है? जैसे आप लोग पढ़े हैं कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच पहले ब्रैकेट लगाते हैं, अब फिर ये दोनों के बीच ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बोर्ड मास नियम आप पढ़े हैं, बदमाश नियम पढ़े हैं? हाँ, तो वही बदमाश मतलब बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तो पहले हम इसकी क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस 5 3 8 कितना? 10। अब इधर आते हैं तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट है तो 3 2 5 प्लस 5, ये भी कितना आ गया? 10 आ गया। तो दोनों सेम आ गया। मतलब इसको बोलते हैं साहचर्य नियम कि 3 संख्या रहे तो पहले किसी 2 को जोड़ो, है कि नहीं, और उसके बाद तीसरा को जोड़ो। उसी तरह से इसमें क्रम बदल करके, जैसे इसमें हमने लास्ट 2 को जोड़ा पहले और उसके बाद इसको जोड़ दिया फर्स्ट वाले को, और इसमें हमने शुरू 2 को पहले जोड़ा और लास्ट में लास्ट वाले को जोड़ दिया, नहीं तो ये सेम ही चीज आता है। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो अवयव जो होता है ना, वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब इस टाइप रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए यदि जरूरत पड़ेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अवयव में ऐसा लिख सकते हैं। हमारे दिखाने का मतलब ये है, इस प्रॉपर्टीज को आपको सामने का रखने का मतलब ये है कि यदि बाय द वे हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं तो a प्लस बी लिखा रहे तो इसको हम b प्लस a लिख सकते हैं। इतना आप याद रखिए, इसका पालन होता है इसमें। उसी तरह से इस तरह की चीजें रहती, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह की चीजें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर में कि योग का तत्समक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कह रहा है कि यदि a m गुना n कोटि का, मतलब m बाई n कोटि का अवयव हो, 0 1 m बाई n कोटि का शून्य अवयव हो, तो उसको हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। नहीं मतलब कि a में ये 0 कौन सी है, ये 0 एक अवयव है, 0 कौन सी है, अवयव है। यहाँ पे 0 लिखा गया ना, ये भी एक अवयव है। तो कह रहा है a प्लस 0 को हम 0 प्लस a क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब एक ऐसा अवयव जो किसी अवयव में जोड़ो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं? तत्समक बोलते हैं। तो a में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ 0 भी कौन सी है, एक अवयव है। क्या चीज है, अवयव है। फिर कह रहा है अवयव को योग का काट नियम, कैंसिलेशन लॉ। जैसे हम लोग जोड़ घटाव में पढ़ते थे, याद करो, इस तरह से रहे 2 प्लस 3 बराबर यदि 3 प्लस 5 रहे तो 3 से 3 उड़ा देते थे। तो इसको कौन सा नियम बोलते हैं, काट नियम, कैंसिलेशन लॉ। तो सेम अवयव में भी यही प्रॉपर्टी पालन, इसी प्रॉपर्टीज का पालन होता है। a प्लस बी बराबर b प्लस सी रहे तो हम b को b से उड़ा सकते हैं, इसी को बोला जाता है। हाँ, यहाँ पर ये हो जाएगा ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो b को b से हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको काटा नहीं जाता, इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो जैसे दो संख्या के बीच ये रूल लागू होता है, वैसे ही दो अवयव के बीच ये रूल क्या होता है, लागू होता है। तो आगे हमको जरूरत पड़ेगा तो हम कैंसिलेशन लॉ का पालन कर सकते हैं, काट नियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी अवयव का अदिश संख्या से गुणन। कोई अवयव है और उसमें कोई अदिश संख्या 2 4 5 -2 -3 4 5 से गुना करें तब क्या होता है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि अपने पास एक अवयव a है जिसके अवयव एलिमेंट 2 5 6 7 हो गया।
हमने इस आव्यूह में k से गुना कर दिया, k एक अदिश राशि है तो k हो जाएगा। इधर जब k से गुना करेंगे तो इधर भी k से गुना करना पड़ेगा, तो k इंटू इतना हो गया। अब ये k अंदर जाएगा ना तो जितने एलिमेंट्स है सब में जाकर के गुना हो जाएगा। याद रहेगा आव्यूह में क्या होता है कि आप किसी एक संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या सब में जाकर के अंदर गुना हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक आव्यूह हम a ले रहे हैं और ये हो गया आपका 2, 5, 7, 3 हो गया। अब इसमें हम गुना कर रहे हैं 2 से, ये 2a बराबर हो जाएगा 2, 2, 5, 7, 3 हो जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि 2 अंदर ले जाएं तो सब में जाकर के गुना हो जाएगा, तो इस 2 में भी गुना होगा तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये वाला प्रॉपर्टी कि अदिश से हम गुना करते हैं तो सभी में अंदर जाकर क्या हो जाता है गुना। तो इसी तरह से यदि हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन तभी होगा जब वो सब में हो। जैसे देखो यहाँ पर 2 के टेबल में मतलब 4 के गुणनखंड में भी 2 है, 10 के गुणनखंड में भी 2 है, 14 के गुणनखंड में भी 2 है और 6 के गुणनखंड में भी 2 है। मतलब हो गया कि 2 के टेबल में चारों है तो 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा। यदि किसी अन्य टेबल में रहता तो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता। लेकिन शर्त यही है कि हाँ सभी के गुणनखंड में वो संख्या होना चाहिए, मतलब उसके टेबल में सभी के सभी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तो हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा ना कि 4 और 10 है तो 2 के टेबल में है, मतलब दोनों के गुणनखंड में 2 है तो 2 कॉमन ले लो, नहीं। कॉमन जब भी होगा तो सब में जाकर गुना हुआ तो सब में से ना कॉमन होगा, तो ही पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर है अदिश गुणन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे a और b 2 आव्यूह हो और दोनों के योग में हम k से गुना करें तो जैसे आप जोड़ घटाव में करते हैं संख्या में ब्रैकेट हटेगा और k से जाकर के दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि यदि हम माइनस k से a में गुना करें, जहाँ a एक आव्यूह है, k एक अदिश संख्या है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं a और b कोई अदिश संख्या है, a आव्यूह है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आ गया जो मेन चीज है हम लोगों का, इसमें आव्यूहों का गुणन, मतलब 2 आव्यूह को हम गुना कैसे करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 आव्यूह को गुना हम कब कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने बतलाया कि 2 आव्यूह को हम कब जोड़ सकते हैं, जब सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो उसी तरह से पहले हम ये पता करेंगे कि 2 आव्यूह को यदि हमें गुना करना है तो उसको गुना हम कब कर सकते हैं। तो 2 आव्यूह को गुना करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है। मान लो कि a एक आव्यूह हो गया, इसका एलिमेंट aij है, जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ये m गुने n ऑर्डर का है, मतलब m बाई n ऑर्डर का है। ठीक है, अच्छा एक b एक आव्यूह ले लेते हैं, इसका एलिमेंट bij है, ये जो है ना n गुने p ऑर्डर का है, मतलब n बाई p ऑर्डर का है। ये गुना तभी होगा, ध्यान से देखो 2 आव्यूह को गुना तभी कर सकते हो जब इसका अंतिम, इसका जो है अंत वाला, ये वाला, हाँ स्तंभ, क्या चीज, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर हो तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति यदि बराबर हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्यथा ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। मतलब 2 आव्यूह को यदि आपको गुना करना है तो इस टाइप का होना चाहिए, m बाई n और n बाई n, उसका लास्ट इसका शुरू बराबर होना चाहिए ऑर्डर का, इसका लास्ट और दूसरे का पहला, इसका दूसरा और इसका पहला सेम हो तो ही इसको गुना कर पाओगे। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी कहता है ये हम एक आव्यूह a दे रहे हैं,
2 5 3 2, ये 2/2 हो गया। और दूसरा अभी है अपने पास अब इसमें शर्त ये है कि ध्यान देना कि ये जो पंक्ति कितना है, ये वाला 2 है ना, 2 स्तंभ है, तो इसमें पंक्ति 2 ठो होना चाहिए। तो यहाँ पर लीजिए 2 5 7 3 2 8, कितना हो गया ये पंक्ति कैसे है, तब ये गुना हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला, हाँ, इसका स्तंभ और ये वाला कौन सी है, बराबर है इसका। और गुना करोगे ना, इसको गुना करोगे ए बी, तो ये जो आएगा ना, इसका जो एलिमेंट आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो एन से एन कैंसल हो जाएगा, एम इंटू पी ऑर्डर का होगा। बड़ी मजे की चीज है, ये याद रहेगा ना, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो जो कॉमन है उसको हटा दो, तो क्या बचेगा, एम बाई, जैसे इसको गुना करोगे ए बी, इसको गुना करोगे तो जो भी आएगा, जो भी एलिमेंट आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2/3, मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ आएगा, मतलब इस टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का आपका आ जाएगा। अरे सर में तो दो आव्यूह डिफाइंड कब होता है, परिभाषित कब होता है, मतलब उसको गुना वो कब कर सकते हैं, जब वो m/n और n/p ऑर्डर का हो, तब उसको गुना कर सकते हैं। m/n याद रखना ठीक से, m/n मतलब यदि नहीं समझ में आता तो m गुना n समझो कहो उसको, लेकिन गुना का मतलब कुछ और हो जाता है, लेकिन चलो बोलचाल में इतना बोल सकते हैं, दूसरे के सामने मत बोलना। m गुना n और n गुना p टाइप का हो, m गुना n गुना p टाइप का हो, तो n से n कैंसल हो जाएगा, नहीं तो m गुना p ऑर्डर का हो जाएगा, वो m/p ऑर्डर का हो जाएगा, याद रहेगा। अच्छा, अब सवाल है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा। अब ध्यान से देखो, मान लो एक हो गया मोनू, क्या हो गया, एक हो गया भोलू, कोई मोनू भोलू नहीं ना इसमें। चलो, अब मोनू जो है ना, वो फिजिक्स का और मैथ का किताब खरीदता है, किसका किताब खरीदता है, फिजिक्स और मैथ क्या क्या करता है, किताब खरीदता है, ठीक है। तो मोनू जो है ना, वो मैथ का, फिजिक्स का 2 बुक्स लेता है और मैथ का 3 लेता है। 3 क्यों लेता है, एक क्यों नहीं लिया, अरे सिंपल सा तरीका है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा या कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो ज्यादा बुक्स लेता होगा, सेल्फ स्टडी ज्यादा करता होगा, बहुत सारा रीजन हो सकता है, नहीं, या ज्यादा जीनियस होगा। चलो, अच्छा, अब ये भोलू जो है ना, नाम है इसका भोलू, ये ये एक फिजिक्स ले लेता है और 5 मैथ का किताब ले लेता है। अब लेना है इसको, खरीदना है इसको, अब ये जाता है बुक स्टॉल पर, रेट पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए। तो ये जाता है बुक स्टॉल पर, तो बुक स्टॉल पर जाता है दोनों, तो बुक स्टॉल पर जो है फिजिक्स का दाम पर बुक दोनों सेम राइटर का लेता है, सपोज, तो एक फिजिक्स का किताब जो है ना, मान लो 200 का पड़ता है, कितने का, 200 का, एनसीईआरटी खरीदता है का। और मैथ का किताब जो है ना, मान लो 300 का पड़ता है, कितना का, 300 रुपये का पड़ता है। तो अब बताओ कि मोनू कितना पैसा दिया होगा दुकान वाले को, मोनू मोनू मोनू, ध्यान दो क्या यहाँ पर, रुक जाओ ठहरो, मोनू फिजिक्स 2 किताब, तो एक का 200, तो 2 गुस्से क्या किया, 200 में गुना किया, अब प्लस मैथ कितना, 3, तो 3 गुना 300, 3 गुना, अच्छा,
अब ये भोलू, भोलू बोलो, फीस कैसे लेता है? एक, तो 1 × 200, अब प्लस 5 × 5 × ये नहीं लिया, गुना करने के बाद इस तरह से आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इस चीज को हम अब मैट्रिक्स के हिसाब से गुना करने वाले हैं। सेम यही चीज आपका आने वाला है। इसको एक हम आप व्यू मान लेंगे, 2, 3, 1, 5 एक आप व्यू मान लेंगे। ये जो रुपया है ना, जो दाम है, उसको भी एक आप व्यू मान लेंगे। अभी हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300। अब इसको गुना किया तो क्या किया, ध्यान से देखो क्या किया। पहले तुमने 2 से पहले किसका निकाला, पहले आपने चलो इसका निकाला, इसका निकाला, पहले मोनू का निकाला ना दाम, तो इससे क्या किया, इसमें गुना किया, प्लस इससे इसमें गुना किया, तो क्या किया, ध्यान से देखो। अब बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। पहले आपने क्या किया, ये पहला पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति है नहीं बोला। अब इस पंक्ति से आपने इसमें गुना किया, देखो 2 से गुना किया 200 में, प्लस 3 से गुना किया तो 3 × हो गया, इससे निकल गया। उसके बाद से क्या किया, उसके बाद से ये वॉल्यू वाला सिस्टम, मतलब दूसरे पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना किया, नहीं, दूसरे पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना किया तो 1 × 200, अब प्लस 5 × 300, वो तो गया, यही आपकी का गुना हुआ। तो क्या किया आपने, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये लिखा, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1300 और 1700 आ गया। तो ये आप भी कितना हो गया, कैसे पंक्ति है, 2 × 1, 2/1, 2/1। तो देखो यहाँ पर क्या किया तुमने, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को गुना करके A11 के जगह पर लिखा, और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ A21 के जगह पर गुना किया, किसके जगह पर गुना किया, A21 के जगह पर गुना किया। तो काम तो वही किया जो सिंपली हमने ऐसे ही सोच करके गुना किया था, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स के आधार पर लिख करके भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं, यही रूल हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए एक हम आप भी लेते हैं, एक आप भी हम ए लेते हैं, फाइव, 2, 7, 3, ठीक है, और 2/2 ऑर्डर का है ना। अच्छा, एक दूसरा आदमी ले लेते हैं, दूसरा आदमी ले लो आप, 5, 7, 3, 2, 1, 4, 2/, तो इसको गुना करोगे तो 2/3 ऑर्डर का आएगा, मतलब 2 ठो पंक्ति या 3 ठो स्तंभ आएगा। अब ध्यान से देखो, अब गुना कैसे करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे नहीं गुना किए थे इसके पहले, पहला पंक्ति। तो क्या इसको एक आइडिया ले लें, ए और बी को जब हम गुना करेंगे, ध्यान से देखो, बस एक आइडिया ले लो, आइडिया ले लोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला पंक्ति A11, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो पहला पंक्ति पहला A11, उसके बाद से
फिर पहला पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुना करेंगे और दूसरे जगह पर लिखेंगे तो जाएगा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इसे भी गुना करना सेम वैसे ही, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर यहाँ पर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम आराम से गुना करते हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया ना क्या क्या करना है हमको। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना है, फिर इसके दूसरे नंबर पर क्या रखेंगे, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को। अब गुना करो, अब आपका गलती नहीं होगा, अब सवाल ही नहीं उठता कि आपका गलती हो जाए। पहला पंक्ति पहला, देखो ना ये 1 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो संगत संगत में गुना होगा। तो 5 को 5 से और 2 को अभी तो प्लस देते जाएंगे, ये हो जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 प्लस प्लस 2 गुना A11 को गुना कर दिया। अब आता A12, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो फिर 5 को 7 से 2 को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा। फिर तो गैप करना क्योंकि दूसरे नंबर पर है, ये हो जाएगा 5 गुना 7 प्लस प्लस 2 गुना 1, 2 गुना 1। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 5 गुना 3, 5 गुना 3 प्लस प्लस 2 गुना 4, 2 गुना 4 हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा पंक्ति A21, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 7 गुना 5, 7 गुना 5 प्लस 3 गुना, एक आइडिया बताएं, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो ये 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ, अंतर क्या हो रहा है, 7 3, मतलब 7 3 में अंतर करते जाना है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 3, बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 2 था ना, अब 5 2 के जगह पर 7 3 आपको लिखते जाना है, बाकी सब सेकेंड वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। जैसे 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7, तो 7 गुने 7 प्लस 3, 3 गुने 1, तेजी में हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 3 प्लस 3 गुना 4, 3 गुना 4, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, काम वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। 2 2 मतलब दूसरे पंक्ति को दूसरा से गुना किए, तो 7 गुने 7 प्लस प्लस 3 गुने 1, तो बस एक गुना कर लेंगे। अब बाकी जो ये जैसे इसमें गुना है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, ये 7 3 हो गया, बाकी सब सेकेंड वाला टर्म ऐसे ही, सेकेंड वाला टर्म। अब इसको गुना कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5 में 5 से गुना करोगे और 2 दूनी तो 25 और 4 तो 29 हो जाएगा। अच्छा कितने ऑर्डर का आएगा ध्यान देखो, तो m गुना n और n गुना p, m गुना n गुना p, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। देखो 2/3 का आया है कि नहीं आया है, 2 पंक्ति आ गया। ये कितना होगा 37, कितना ये वाला 7 5 35 और 3 दूनी 6, ये जाएगा 49 और 3 21 और 12 33। पोपट तो काहे गड़बड़ कर देता है गुना में, तो हो गया 2/2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलिए एक एक्सरसाइज का प्रश्न हम आपका लेते हैं, नहीं चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं आपका एक प्रश्न हम लेते हैं आपका एक्सरसाइज का।
चलो देखते हैं, गुना करते हैं। गुना हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा। एम गुना एन, बस इसका 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 स्तंभ इसका पंक्ति बराबर होना चाहिए, बाकी अभी कोई मतलब नहीं तो है ऐसा। और गुना करेंगे तो 2/2 ऑर्डर का ही होगा, मतलब कि वर्ग भी हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी, तो पहले लिख दें, चलो स्ट्रक्चर लिख देते हैं। A11 A12, हमको पता चल गया 2/2 का होगा, 2/2 का होगा तो दो पंक्ति दो स्तंभ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। A21, चलो एक आइडिया हो गया। अब चलो जो मल्टीप्लाई, पहला पंक्ति देखो A1 पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो इसको हमें इससे गुना करना है, संगत संगत। तो ए को ए से गुना करोगे, ए गुने ए प्लस प्लस, माइनस बी को बी से गुना करोगे तो माइनस बी इंटू, यही ना होगा? जल्दी से बोलो, ए को ए से और माइनस बी को बी से। अच्छा, अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए को माइनस बी से, तो ए गुना माइनस बी प्लस प्लस, माइनस बी को ए से तो माइनस बी गुना ए। अब आते A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस बी को ए से गुना करेंगे तो माइनस बी गुना ए प्लस प्लस, ए को बी से गुना करेंगे ए गुना बी हो जाएगा। अब देखो A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी गुना माइनस बी प्लस प्लस, ए को ए से गुना करेंगे, यही ना होगा? ए गुना, चेक कर लो 2/2 ऑर्डर का आ गया कि नहीं आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ए को ए से गुना करोगे ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस ए बी हो जाएगा। संख्या है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है गुना में ए बी। अच्छा यहाँ पर आते हैं कितना, माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर अब प्लस। अब यदि छोटा हो जाए तो और छोटा कर सकते हो, नहीं तो देखो इसको तो ज्यादा छोटा आप नहीं कर पाओगे, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर तो घटेगा नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, A11 का जगह इतना ही हो जाएगा, ये -2AB हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देख लो संख्या सेम है, तीन अलग अलग, घट जाएगा 0, ये इतना है तो इसको सीधा कर दो, तो ये A11 का जगह पर ये A1B A21 A22 की जगह पर हो जाएगा। यही आपका